मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मुझे पूज्य राजर्षि मुनि जी के गुरु युग पुरुष कृपालवानंद जी के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला था। 72 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक परम पूज्य गुरु जी ने अपना देह त्याग किया और उस समय पूज्य कृपालवानंद जी महाराज ने जो भाव व्यक्त किए थे, तो उसका ऋण स्वीकार करने के लिए मैं पूज्य गुरु जी के पास गया था। आयु बहुत छोटी थी, पर उन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया था। और बाद में 75 में एक संकट आया, देश में आपातकाल आया, इमरजेंसी आई, हर लोगों को जेल में डाला जाता था, पुलिस हमें भी खोजती थी और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र पुनः प्रस्थापित हो, इसलिए जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। तो हम भूगर्भ में रह करके लोक शिक्षा का काम कर रहे थे, पुलिस से बच के रहना होता था। और तब मैं कुछ समय के लिए कायावरोहण गया, पूज्य गुरु जी से प्रार्थना की कि मैं इस अवस्था में हूं। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, ईश्वर के चरणों में आए हो। उस समय मैंने राजर्षि मुनि जी के संबंध में सुना था, उनके पारिवारिक बैकग्राउंड के लिए सुना था, उनकी शिक्षा दीक्षा के संबंध में सुना था। तो पूज्य राजर्षि मुनि के लिए मेरे मन में एक आकर्षण था, तो मैं चाहता था उनसे मिलूं, लेकिन वो मुझे नसीब हुआ शायद 79 में। मैं मलाव गया, तो वे एकांत में उस समय रहते थे। मैंने व्यवस्थापकों से प्रार्थना, मेरी कोई पहचान तो थी नहीं, ऐसे ही झोला लेके आ गया था। लेकिन बाद में एकांतवास होने के बावजूद भी मुझे अनुमति मिली, और ये मेरा सौभाग्य है कि जिसके चरणों में बैठने के लिए मैं लालायित था, आज उनके बगल में बैठने का सौभाग्य मिला। पूज्य राजर्षि मुनि जी के इनिशिएटिव से, प्रयासों से एक बहुत बड़ा नजराना सिर्फ गुजरात को नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरी मानव जात को मिल रहा है। और कहने को तो कानूनी व्यवस्था में ये योग यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं महसूस करता हूं ये सिर्फ योग यूनिवर्सिटी नहीं है, यह युग यूनिवर्सिटी है, जहां से नए युग का गर्भाधान होगा, जहां से नए युग का जन्म होगा, और जहां से एक ऐसा युग जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ होगा। शरीर और मन के बीच का पथरीला रास्ता, आत्मा और परमात्मा के बीच का लंबा फासला, कर्म और फल के बीच का कठिन अंतर तय करने का सामर्थ्य कौन रखता है? योग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मुझे आदि शंकर की उस परंपरा में भी श्रद्धा है और योग के लिए अखंड एक निष्ठ तपस्या करने वाले
परम पूज्य राजर्षि मुनि पर भी मेरी श्रद्धा है। आदि शंकर की परंपरा में अद्वैत के सिद्धांत की चर्चा है। ये अद्वैत का सिद्धांत भी एक प्रकार से योग का साकार रूप है। और मैं इसलिए कहता हूं कि योग का साकार रूप है कि जहां द्वैत नहीं है, जहां मेरे और तुम्हारे बीच में जुदाई नहीं है, जहां कर्म कर्ता और कर्म अलग नहीं है, जहां जन और जग विभक्त नहीं है, वहां जहां द्वैत नहीं है वहां अद्वैत होता है। और यही अद्वैत को पाना एक योग की प्रक्रिया है। नास्ति सांख्यं ज्ञानम नास्ति योग समं बलम तावु भावे कचर्यो तावु भाव निधनो स्मृतो। योग समान बल नहीं और सांख्य समान ज्ञान नहीं। यह कहावत उस समय प्रचलित थी जब भारत ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में विश्व से आगे था। वैदिक काल से लेकर बुद्ध महावीर तक हमारे साथ रही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत योग, क्या आज भी है हमारी सबसे बड़ी ताकत? कोई एक युग होगा जब हमारे पूर्वजों ने कुछ नियम बनाए थे कि साधु 7 समंदर पार नहीं जाएगा। कुछ नियम होंगे, उस काल में जरूरत रही होगी शायद। दूसरी हमारी कठिनाई रही, एक कालखंड ऐसा आया, खास करके गुलामी का कालखंड, और उस समय योग ये व्यक्तिगत विषय बन गया। और फिर तो एक ऐसी अवस्था आ गई कि भाई योग ये तो बहुत बड़े योगी पुरुष ही कर सकते हैं, सामान्य मानवी का काम नहीं है। ये तो हिमालय की गिरी कंदरा में बैठे हुए हैं, लंबे लंबे बाल हो, बहुत बड़ी दाढ़ी हो, शरीर पे वस्त्र ना हो, ठंड की अनुभूति न तो होती हो, बर्फ की शीतल लहरें भी जिनको परेशान नहीं करती हो, उस अवस्था को प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, वही योगी पुरुष योग कर सकते हैं। ये मेरा काम नहीं है, मेरा तो ज्यादा से ज्यादा काम है इस योगी पुरुष के चरणों में बैठ करके वंदन करूं और कहीं उसके आशीर्वाद से मेरी गाड़ी चल दे। यही रूप है जिसने हमारी इस महान विरासत को बहुत नुकसान किया। ये जन जन के लिए जरूरी जो विरासत थी वो कहीं न कहीं बंधनों में बंध गई। आचार विचार के साये में हम उलझ गए। योग का निरंतर प्रचार होना जरूरी था, योग का निरंतर उत्कर्ष होना जरूरी था, योग से जुड़े हुए जीवनों की सिद्धियों से लोगों को परिचित होना आवश्यक था। लेकिन इस देश पर राज करने वाले लोगों के लिए भारत का यह सामर्थ्य अगर विश्व में गया तो भारत एक शक्ति बन जाएगा। और इसलिए भारत की इन मूलभूत शक्ति को भारत में ही कुचल दिया जाए, उसी के षड्यंत्रों के बीच हमारी परंपरा रही और उसके कारण हम संकटों से जिए। देश आजाद हुआ और आजादी होने का मतलब था कि यहां का सत्व, यहां का तत्व, यहां का सामर्थ्य, उसको आजादी मिले। लेकिन उस गुलामी की मानसिकता ने मैंने ऐसा झकझोर के रखा था कि हम डरने लगे कहीं योग ये हमारा पुराण पंथी तो नहीं है, ये नाक पकड़ के बैठना, दुनिया कहीं हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएगी। दुनिया उपग्रह छोड़ रही है, हम पूर्वग्रहों से जिंदगी जी रहे हैं, तो विश्व में हमारा चेहरा क्या होगा? ये दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखाने के पागलपन में हमने अपनी इस विरासत को कम आंक दिया। ऐसा ही लगा कि योग तो हमारे काम का नहीं, हमारे विषय नहीं है ये तो। और कभी कभी तो दुर्भाग्य उसको सांप्रदायिकता के साथ भी जोड़ दिया गया। और हम ही ने हमारी इस महान परंपरा को हम कल्पना न कर सके इतना बड़ा भयंकर नुकसान किया। लेकिन इस देश का सौभाग्य था कि कृपालानंद जी महाराज जैसे संत इस धरती में जन्म लिया। आदि शंकर हो, प्रणवानंद जी हो, कृपालानंद जी, एक परंपरा है, पूरी परंपरा है, जिन्होंने
योग को वैज्ञानिक ढंग से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। योग के प्रति अपनी आस्था इतनी अजोड़ कर दी कि उनको देखते ही किसी को लगता था इस महानता के मार्ग पर चलना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। कुछ लोगों ने अलग से भी प्रयास किया कि व्यक्तिगत योगा को सामूहिक योगा में परिवर्तित किया। यह भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जो हमने खोया था वो तो खजाना था। समय रहते ही हमने उसे वापस ग्रहण तो कर लिया, पर शायद उसका अर्थ बदल गया। मित्रों, कुछ लोगों को लगता है अगर पद्मासन कर लें तो उसको लगता है कि मोक्ष का रास्ता मिल गया, और इसलिए कुछ लोग आसन को ही योग मान लेते हैं। और कभी कभी कहते हैं मैं योग नहीं कर सकता क्योंकि मेरा शरीर झुकता नहीं है, बैंड नहीं होता है, और तभी से उसको योग कठिन लगने लग जाता है। जो लोग सर्कस में काम करते हैं उनका शरीर तो कितना लचीला होता है, हर दिशा में मुड़ता है, रबर की तरह मुड़ता है। क्या सर्कस में काम करना हर व्यक्ति योगी है क्या? अगर शरीर रचनाओं का अंग को मोड़ना मरोड़ना यही योग होता तो सर्कस में काम करने वाला हर व्यक्ति योगी होता। लेकिन योग वह नहीं है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों को संतुलित रूप में, सम्यक रूप में निर्धारित मार्ग पर ले जाने का सामर्थ्य जिसमें है वह योग है। मन, वचन और बुद्धि, इन तीनों के बीच में दुराव हो, तीनों के बीच में टकराव हो, तीनों की दिशा अलग हो तो जीवन कभी सार्थक नहीं होता है, इच्छाएं कभी परिपूर्ण नहीं हो सकती है। और मनुष्य भी भरोसे लायक तब बनता है जब मन, वचन और बुद्धि, इन तीनों के अंदर एक सायुज्य हो, संतुलन हो। योग उस अवस्था को प्राप्त करने का अवसर देता है। शरीर की सरहदों से निकलकर मन के दरवाजे तक पहुंचकर जो अंधेरे में ज्योत जलाए वही तो होता है योग दर्शन। कुछ लोगों को लगता है योग यह रोग मुक्ति का मार्ग है। मैं कहता हूं योग भोग मुक्ति का भी मार्ग है। कभी रामकृष्ण परमदेव स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव, वे कभी कभी ज्ञान और योग की बात करते थे तो बड़ी सरल कथा में कहते थे। वो कहा करते थे अगर कोई महिला बहुत ही उत्तम प्रकार का खाना पकाती है मतलब वो ध्यान है। और इसको समझाने के लिए वो कहते थे अगर कोई महिला घर में बेध्यान रहती है तो सप्ताह में 2 बार गैस पे रखा हुआ दूध उबलता हुआ बाहर निकल जाता है क्योंकि वो बेध्यान होती है। कभी नमक ज्यादा पड़ जाता है, कभी मिर्ची ज्यादा पड़ जाती है क्योंकि वो बेध्यान होती है। और इसलिए उत्तम रसोई पकाने वाली महिला भी ध्यान करती है। इतनी सरल भाषा में लोगों को समझाने का काम रामकृष्ण देव किया करते थे। महर्षि अरविंद ने योग को राष्ट्र शक्ति का आधार बनाया था। योगी श्री अरविंद के नाम में वो जाने गए और उन्होंने कहा था कि मैं आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से, और वो तो वहां तक कहते थे कि मनुष्य की विकास यात्रा की पूर्णता नहीं है अगर योग से जुड़ा हुआ मनुष्य महामानव की दिशा में प्रगति करता है। और वह हम आज भले मानव देह मानव के रूप में क्यों न हो, लेकिन अगर हमारे भीतर योग हो और हम योग को समर्पित हो तो हम महामानव बनने तक की उस क्षमताओं को प्राप्त कर सकते हैं जो विराट रूपों की हम चर्चा करते हैं। चाणक्य ने भी बहुत बड़ी योगी की चर्चा की है। चाणक्य ने कहा इंद्रियाणाम प्रशम शास्त्रम, इंद्रियों को शांत रखने की शक्ति शास्त्र होती है, मतलब योग होता है जो इंद्रियों को शांत रखता है। चाणक्य ने कहा था यथा शरीरम तथा ज्ञानम यथा बुद्धि तथा विभव। तो चाणक्य कहते थे जैसा शरीर वैसा ज्ञान,
जैसी बुद्धि वैसा वैभव। मतलब हमारे शास्त्रों में योग के अनेक अलग अलग रूपों की चर्चा हुआ करती है। रामायण काल से इसकी चर्चा आई है और कहा गया है योगा मन प्रशमनः उपायः, मन को नियंत्रित करके शांत रखने का उपाय ही योग है। और हम सब उद्विग्न अवस्था से जिनने से बचने के लिए मुक्ति का जब रास्ता ढूंढते हैं, हम भी योग की तलाश में चले जाते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा था सवनवत समत्वम योग उच्चते, जहां मन का समत्व होता है, उतार चढ़ाव नहीं है, भाव नहीं है, ठहराव नहीं है, मन का समत्व, इसे योग माना गया। मुझे आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के शब्द, मैं मानता हूं एक राजनेता ने योग की परिभाषा कैसी कर सकता है, इसका बड़ा उत्तम नमूना है। क्योंकि राजनेता है, राजनीति से जुड़ा है, चुनाव है, उठापटक है, जय और पराजय है, उसमें से योग ढूंढने का काम कैसे होता है। अटल जी ने अपने काव्य में लिखा है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। मैं मानता हूं राजनीतिक जीवन को जीते जीते भी योग की अनुभूति की जा सकती है, योग का साक्षात्कार किया जा सकता है और योग का प्रकटीकरण भी किया जा सकता है। और तभी तो अंतर मन से, हृदय की गहराई से आवाज निकलती है, क्या जीत में क्या हार में। तभी तो आवाज निकलती है, कर्तव्य पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। यही तो है जो योग हमें सिखाता है। जैसे ध्यान के माध्यम से कर्म ही योग बन जाता है, वैसे ही एक साधारण इंसान भी ध्यान के जरिए कर्म योगी बन सकता है। मैं मेरे नगर वड़नगर से कभी कभी ट्रेन के अंदर विसनगर जाया करता था। एक 12-15 साल का किशोर जिसको पोलियो हुआ था, कमर के नीचे का शरीर काम नहीं कर रहा था, वो मुश्किल से ट्रेन के अंदर चढ़ गया। उस गंदे कपड़े थे, भिक्षुक जैसा लगता था, लेकिन वो भीख नहीं मांगता था और हर किसी के पास जाकर के वो रिक्वेस्ट करता था मुझे बूट पॉलिश करने के लिए दीजिए। और उस समय 10-15 पैसे में बूट पॉलिश होती थी और लोग कभी दया भाव के कारण, कभी करुणा के भाव के कारण उससे अपना जूतों की पॉलिश करवाते होंगे। लेकिन मैंने देखा पॉलिश वाले करने वाले बहुत देखे थे, लेकिन इस बच्चे की तरफ मेरा ध्यान गया। मैं देख रहा था क्या कर रहा है। उसने क्या किया, अपने गंदे टूटे फुले झोले में से उस दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला और उस पर लिखा था, ग्राहक के प्रति उसने लिखा था कि आज का दिन बहुत ही शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो, आपके सारे काम सिद्ध हो। अंग्रेजी में उसने एक छोटा वाक्य लिखा था। और जैसे ही उसने जूते दिए पॉलिश करने के लिए, तो इसने उनके हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया पकड़ा दिया। उस ग्राहक को भी लगा कि 10 पैसे में पॉलिश हो रही है और 1 रुपये का अखबार पढ़ने को मिल जाता है। इस घटना को मैं देख रहा था तो मैंने उस बालक को पूछा, मैंने कहा भाई तुम हो कौन? बोले मैं कर्नाटक का हूं, कोई परिवार में है नहीं, मेरी शरीर की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सम्मान से जीना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पहुंच गया हूं, करते करते काम कर रहा हूं। और बोले मैं लोगों की सबसे अधिक सेवा करना चाहता हूं। बोले हर दिन सुबह एक टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद लेता हूं और दिन भर में 25-30 लोगों की जब पॉलिश करता हूं, 5 मिनट 7 मिनट पॉलिश करता हूं, उतनी देर वो अखबार पढ़ लेते हैं और मुझे आशीर्वाद भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। मैंने इस दृश्य को देखा तब मुझे गीता पूरी तरह समझ आ गई। मुझे लगा इसको कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। पॉलिश करने वाले काम को उसने योग बना करके जिस प्रकार से उसमें प्रोफेशनलिज्म ला करके काम किया था, और यही तो योग कर्मसु कौशलम है, जो जिंदगी को जोड़ देता है, कार्य में जीवन को झोंक देता है। वो यौगिक अवस्था को प्राप्त करके जीवन में एक अद्भुत अनुभूति का एहसास करता है। उच्यते अनेन इति योगः
योगकर्मसु कौशलम्। कोई कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, वो भी अपनी उंगलियों के कमाल से काम करता है। कोई टाइपराइटर को हैंडल करने वाला होगा, टाइपिस्ट होगा, तो वो भी अपनी उंगली से दिन भर काम करता है और रात को रोजी रोटी कमाता है। और एक सितार बजाने वाला आता है, वह भी अपनी उंगली को का ही कमाल करता है और अपना जीवन गुजार करता है। लेकिन एक टाइप करने वाले व्यक्ति को, एक कंप्यूटर ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को 50 साल की उम्र में देखते हैं, 60 साल की उम्र में देखते हैं, लगता है ये मरा हुआ क्यों जी रहा है, इसके चेहरे पर चेतना क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों जिंदगी गुजार रहा है। और एक 80 साल के सितार वादक को देखें, जिसने भी जिंदगी भर उंगलियां ही चलाई हैं, उसमें उसको देखते ही एक नवचेतना की अनुभूति है। क्यों? क्योंकि वो जब उंगली चलाता था तब योग करता था, वो एक टाइपिस्ट उंगली चलाता था तब नौकरी करता था। जो जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है, जो जीव को शिव के साथ जोड़ता है, वह योग है। पर क्या आज के युग में भी संभव है योग की इन्हीं ऊंचाइयों को पाना? हम एक भोगवादी जीवन की ओर चल पड़े हैं। हम स्व सुख को श्रेष्ठ मानने लगे हैं, तो हमारा योग नया रूप धारण कर लिया है। तो हमारा योग क्या है? प्रयोग, उपयोग, किसी का भी उपयोग कर लो। तो हमने व्यक्तिगत आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उपयोग को प्राथमिकता दी है, योग से हम विमुख हो गए हैं। हमारे प्रयत्नों से नहीं, लेकिन विश्व भर में मानव मन इतना क्षुब्ध है, परेशान है, वो शांति की तलाश में है। उसे वैभव सुख नहीं दे रहा है, उसे शांति चाहिए, उसको चैन चाहिए। हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कुछ रुकने की संभावनाएं बहुत कम दिखती है, और न ही आज कोई ताकत पूरे समाज को मटेरियलिस्टिक अप्रोच से बाहर निकाल सके। 5, 50, 100, 1000, लाख, 2 लाख मनुष्यों को शायद निकाल सकते हैं, पूरी समाज व्यवस्था को नहीं निकाल सकते। और तब जाकर के हर समाज में एक नई विधा को विकसित करना जरूरी होता है। मित्रों, वो दिन दूर नहीं होगा, सारे विश्व में स्कूल हो, कॉलेज हो, व्यापार हो, कारखाना हो, खेती हो, कुछ भी हो, हर एक में स्ट्रेस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स, एक नया प्रोफेशन आ रहा है। और आप देखना, हर लोग अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट को इनबिल्ट अपनी व्यवस्था में स्वीकार करेंगे। अखबार में भी शाम को एडिटोरियल बोर्ड बैठता होगा, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि एडिटोरियल बोर्ड की मीटिंग होने से पहले 10 मिनट योगा प्राणायाम का काम करके, स्ट्रेस मैनेजमेंट करके वो लिखें, वो दिन आएगा। डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट का 10 मिनट का अपना प्रयोग करके फिर अपना काम शुरू करेगा, वो दिन आने वाला है। जो छोटे बच्चे स्कूल में फेल हो जाने के कारण आत्महत्या की ओर चले जाते हैं, डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं, जिंदगी में कुछ भी बुरा हुआ तो डिप्रेशन आ जाता है, और ये सिर्फ पश्चिम की दुनिया को आता है ऐसा नहीं, ये बुराइयां हमारे यहाँ भी आ रही है। पहले तो हम एक जॉइंट फैमिली में थे, एक बृहद परिवार होता था, और स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा नेचुरल मैकेनिज्म हमारी सोशल व्यवस्था में था। अगर बच्चा बेचैन है तो कभी दादी ठीक कर लेती है, कभी दादा ठीक करते हैं, कभी चाचा ठीक करते हैं, कभी मौसी ठीक कर लेती है, और उसके स्ट्रेस को रिलीज होने की एक व्यवस्था रहती थी। आज सब दूर माइक्रो फैमिली हो रहे हैं। माइक्रो फैमिली में भी पत्नी नौकरी पे चली जा रही है, पति नौकरी पर चल जा रहा है, बच्चे का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, और 12-15 साल की उम्र में आते आते बंदूक उठाने का मन करता है, कभी खुद को मारने के लिए, कभी किसी और को मारने के लिए। समाज इस दिशा में जा रहा है। आज भी आप 10 बालकों को लेकर के खिलौने की दुकान में चले जाइए और उन 10 बालकों को कहिए कि खिलौना लीजिए, पसंद कीजिए। मित्रों, एक अध्ययन कहता है कि 10 में से 8 बालक खिलौने के रूप में, अगर वहां AK-47 पड़ी है तो उसको लेना पसंद करते हैं, पिस्तौल पड़ी है तो पसंद करते हैं। अगर
बाल मन के अंदर ये हिंसा का भाव भर गया है तो समाज व्यवस्था कहाँ बनेगी, उसको कौन बचाएगा, कौन रोकेगा। और तब जाकर के आने वाले दिनों में ये स्ट्रेस मैनेजमेंट शब्द के भीतर पूरी योग कल्चर, योग यूनिवर्सिटी, योग विद्या ये जीवन में प्रवेश करने वाली है कि मैं एक कॉमर्शियल एंगल से कहूं तो मैं साफ देख रहा हूं। योग बीते युग की ही नहीं, आने वाले युग की भी जरूरत है। वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के पुनः मिलन का ये एक सुनहरा अवसर है। चक्र के विज्ञान के जरिए वैश्विक फलक तक पहुंचने का विशाल मार्ग है। मित्रों, इन दिनों पश्चिम ने खोज की है। वो खोज ये है कि आज सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक प्रोग्राम के माध्यम से अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपके शरीर पर वो सारे साधन लगा करके वो जांच सकते हैं कि आपके ये जो चक्र हैं वो संतुलित अवस्था में है कि नहीं है। दुनिया के श्रेष्ठ जाने माने लोगों का उन्होंने सारा डाटा कलेक्ट किया है। बड़े भयानक में भयानक जो गुंडे लोग होते हैं, जेलों में पड़े हैं, क्रिमिनल एक्ट करना ही उनके डीएनए में है, उनके टेस्ट किए हैं। बड़े बड़े राजनेताओं के किए हैं, योगियों के, त्यागियों के, तपस्वियों के किए हैं। दुरावस्था में जिंदगी जीने के लिए मजबूर, आर्थिक संतुलन के लिए मेहनत करने वाले मजदूर के भी किए हैं। विश्व के हर समाज का किया है। उस पर इन दिनों रिसर्च चल रहा है। मित्रों, इस योग की हमारे पूर्वजों ने हमें जो विज्ञान दिया है वो दिन दूर नहीं है कि पूरा मेडिकल साइंस करवट बदल देगा। हम देखते हैं कि पुराने जमाने में जब हम भी, हमारे यहाँ कोई संत महात्मा की फोटो हुआ करती थी, कोई भगवान की फोटो हुआ करती थी, तो उसके माथे के आसपास एक बहुत बड़ा तेजो वलय उसका पेंटिंग हुआ करता था। कोई ऐसा महापुरुष नहीं होगा, संत पुरुष नहीं होगा जिसके चित्र में पीछे तेजो वलय का प्रिंटिंग किया ना होगा। कभी कभी लोग मानते थे ये तो एक शोबाजी है, एक शायद एक आर्ट वर्क है। मित्रों, विज्ञान ने स्वीकार किया है कि शरीर के चारों तरफ, हर अंग के चारों तरफ एक ऑरा होता है। अगर उस ऑरा के माध्यम से हम चाहें तो व्यक्ति को 20 साल के बाद किस प्रकार की शरीर में कमियों की संभावना है उस ऑरा से तय किया जा सकता है। और जापान ने, एक साइंटिस्ट ने एक कैमरा की खोज की है, उसको किलियन फोटोग्राफी कहते हैं। और मैंने जब पहली बार जीवन में किलियन फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा उपयोग होता है उसको देखने गया था मैं, तब उसकी साइज हुआ करती थी वॉशिंग मशीन की साइज का कैमरा हुआ करता था। और मैं गया था योगा की ट्रेनिंग के लिए एक स्थान पे, 40 दिन मुझे वहां रहना था। मैं बहुत मेरे पुराने समय की बातें कर रहा हूं आपके साथ। और उन्होंने मुझे कहा कि 40 दिन में आपका योगा का जो कुछ भी होगा उसके पूर्व हम आपके ऑरा की फोटोग्राफी करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे खुशी होगी। मैं थोड़ा बहुत किताबों से इन विषयों को मैंने पढ़ा था, जाना था। तो उन्होंने उस वॉशिंग मशीन जैसे इतने बड़े कैमरा पर मेरा अंगूठा रखा और उस पर मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था। उसकी फोटो निकाली, उस फोटो को रखा। 40 दिन के बाद जब मेरा वो पूरा ट्रेनिंग पूरा हुआ तो फिर वो मुझे कहा गया कि आपको जाने से पहले फिर से एक बार आपका ऑरा का फोटो निकालेंगे। और मित्रों, मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि इस मेरी 40 दिन की ट्रेनिंग के पहले जब मैंने ऑरा निकाला तो मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था। और 40 दिन के बाद जब उसी अंगूठे का ऑरा निकाला तो पूरे उस कैमरा के बाहर ऑरा चला गया। ये योग का सामर्थ्य है जी। 40 दिन के भीतर भीतर इसकी अनुभूति हो जाती है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है गुजराती में, अन्न एवो ओडकार। वो सिर्फ भोजन की तारीफ करने के लिए नहीं है, जीवन में उसका स्थान क्या है उसको सरल भाषा में हमारे पूर्वजों ने एक कहावत के रूप में रखा है, अन्न एवो ओडकार। हमारे यहाँ अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, प्रज्ञामय कोश, इन 5 कोश की चर्चा होती है। और यही
हमारी जीवनचर्या, दिनचर्या, खान पान, विचार, आचार, पठन पाठन, इन सब से एक ऑरा तैयार होता है। हम गर्भ में होते हैं तभी ऑरा तैयार होना शुरू होता है। बालक भी जन्म के समय एक ऑरा के साथ निकलता है और आगे चल करके उसकी आदतों के अनुसार वो ऑरा शेप लेता है। और आज विज्ञान कहता है कि आपकी बीमारी तय करने के लिए कोई पैथोलॉजिक लेबोरेटरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑरा से तय होगा कि आप में ये कमी है, ऑरा से तय होगा इतने समय के बाद ये कमी आएगी, और ऑरा से तय होगा कि आप अगर इन 10 साल के अंदर इस प्रकार की हैबिट चेंज करें तो आपका ज्ञानमय कोष, प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, प्रज्ञामय कोष, ये सब परिवर्तित होगा और आप उससे बच सकते हैं। मित्रों, योग का विज्ञान इतना साइंटिफिकली अब स्वीकृत हो रहा है। जब यह स्वीकृत हो रहा है तब उसको वैज्ञानिक रूप में स्वीकार करके हम जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं, हमारे और योग के बीच अद्वैत न रहे, हर हमारे जीवन की क्रिया प्रक्रिया स्वयं अपने आप में एक योग बन जाए। तो एक तो इस पहलू मेडिकल साइंस का एक नया पहलू खुलने वाला है, वो विज्ञान के स्वीकार कर लिया है। आज फिर एक बार दुनिया भर के लिए अपना योग द्वार खोल रहा है हिंदुस्तान। वैदिक काल की तरह फिर से भारत के द्वार से शुरू हो रही है योग क्रांति। एक आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारे 20 साल 22 साल के नौजवान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंप्यूटर विज्ञान के माध्यम से पिछले 2 दशक में दुनिया में छा गए। ये 20-22 साल के नौजवानों का पुरुषार्थ है, जिसके कारण पूरे विश्व में आज हिंदुस्तान, जो सांप सपेरों का देश माना जाता था, वो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग का देश माना जाने लगा है। तो हमारी शक्ति को स्वीकार किया है। मैं मानता हूं पूरे विश्व में पहुंचने के लिए, पूरे विश्व को अपना बनाने के लिए, पूरे विश्व का भला करने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम को सच्चरितार्थ करने के लिए, अगर आज सरल में सरल कोई रास्ता है तो वह योग है। आप मित्रों, मैं कहता हूं, आप में से कोई ऑस्ट्रेलिया गए हो तो आप देखना, ऑस्ट्रेलिया में जाना, आप 20 ऑस्ट्रेलियन नागरिकों से बात करना। मैं यहां बैठ करके दावे से कहता हूं 20 में से कम 14 लोग ऐसे होंगे ऑस्ट्रेलियन सिटीजन जो आपको मिलते ही, आप हिंदुस्तान से आए हो कहते ही, आपसे सीधा सवाल योग के संबंध में पूछेंगे। काश अच्छा होता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में विश्व में पहुंचने के लिए योग को भी एक रास्ता बना लिया होता, तो दुनिया को हिंदुस्तान से जोड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर होता। हमारी एम्बेसी को ऑथेंटिक योग जानने वाले लोग इस देश में कौन हैं, उसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वरना डॉलर और पाउंड का योग करने के लिए निकले हुए कोई लोग कहीं ऐसा तो न कर दें कि नाक पकड़ने को भी योगा बना दें और सिर्फ किसी को कह दे कि तुम्हारा भला हो गया, और नहीं हुआ तो अविश्वास पैदा हो। हमें दुनिया को, हमें योग नहीं आता है तो हम अटक जाए, लेकिन लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने का हमें अधिकार नहीं है। योग के सच्चे रूप को, योग के सामर्थ्य को और एक एक व्यक्ति को आत्मसात करना है, और इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हिंदुस्तान में योग के उत्तम टीचर तैयार हो। और जैसे योग टूरिज्म की संभावना की चर्चा हो रही है, वैसे ही पूरा विश्व योग एक्सपर्ट को इनवाइट करेगा और हिंदुस्तान से लाखों लोग रोज जाते होंगे। क्या मैं तो उस देश में जा रहा हूं, स्कूल में मुझे 3 महीने का योगा सिखाने का काम मिला है, लेकिन ये कब होगा? हमें अच्छे योग टीचर तैयार करने होंगे। सरकार के मन में योग यूनिवर्सिटी बनाने का जो सपना था, उसके पीछे एक वैश्विक सपना है, और आज मुझे खुशी है कि इसके जो सिद्ध पुरुष है, इसके एक समर्पित पुरुष है, जिसने जीवन में योग को अपनाया है, ऐसा नहीं है, जिसने योग को समाज में निरूपित करने के लिए जीवन खपा दिया है। ऐसे परम पूज्य राजर्षि मुनि जी के नेतृत्व में एक महान कार्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं।
ભગવાન કૃષ્ણે પણ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે યોગ સ્ત્રયો મયા પ્રોક્તા જ્ઞાન કર્મ ભક્તિશ્ચ. 3 પ્રકારનો યોગ મેં કહ્યો છે, જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ. તો એ પણ સંપૂર્ણ યોગ છે. આપણું ઉપનિષદ કહે છે કે અયમ તુ પરમો ધર્મ યદ યોગેન આત્મદર્શન. યોગ દ્વારા, યોગ સાધનાથી આત્માનું દર્શન કરવું એ પરમ ધર્મ છે. અહીંયા જે આપણે શીખવાના છીએ પછી એ સમજી લો, યોગ છે, યોગા નહીં. યોગ તો એમ કે છે કે આ શરીર, માણસનું શરીર દિવ્ય બની જાય. અને દિવ્ય એટલે શું? આપણું શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં કહ્યું છે દિવ્ય શરીરની વ્યાખ્યા કે ન તસ્ય રોગો ન જરા ન મૃત્યુ પ્રાપ્ત અસ્ય યોગાગ્નિમય શરીર. જેને યોગના અગ્નિમાં તપાવેલું શરીર પ્રાપ્ત કરી લીધું એને રોગ ન હોય, એને વૃદ્ધાવસ્થા ન હોય અને એને મૃત્યુ ન હોય. નરેન્દ્રભાઈ સાથે મારે ઘણી વાત થઈ, એમને ઘણી દિલચસ્પી છે. એ સમજે છે કે આપણી આ યુનિવર્સિટી એક નમૂનેદાર બનાવી જગતમાં, કે જગત જાણે કે અહીંથી સાચી વિદ્યાનો પ્રચાર કરીએ છીએ. पूज्य मुनि जी के जीवन का यह पुरुषार्थ मित्रों 4, 5, 10 दशक तक एक ही काम के लिए येषः पंथः, इसी भाव से वन लाइफ वन विजन, उस रूप में ये जो साधना की है पूज्य मुनि जी ने, मैं उनके चरण में साष्टांग वंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जिस महान कार्य को परमात्मा के आशीर्वाद निरंतर बने रहे और हम भारत का भला करने के लिए, देश का भला करने के लिए, दुनिया का भला करने के लिए, विश्व एक परिवार के भाव से कुछ करने में गुजरात भी काम आए, इस सपनों को लेकर आगे बढ़े, इसी अपेक्षा के साथ आप सबको मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं, पूज्य श्री मुनि जी के चरणों में प्रणाम करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. योग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय. नरेंद्र मोदी से करना है संवाद? अब आप सीधा संवाद कर सकते हैं भारत के लोकप्रिय नेता के साथ. लॉग ऑन करें www.narendramodi.in पर और आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग के अनगिनत ऑप्शंस के जरिए. चाहे तो आप उन्हें ट्विटर पर फॉलो कर उनसे जीवंत संवाद कर सकते हैं या उनके फेसबुक पेज को लाइक कर अपने विचारों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं या YouTube पर उनकी चैनल को सब्सक्राइब कर उनके भाषण सुन सकते हैं. इतना ही नहीं, आप Google+, Flickr, Tumblr, StumbleUpon और Pinterest से भी उनकी जानकारी पाएं. उनकी वेबसाइट पर मेन्यू बार में लगे इंटरैक्ट बटन के जरिए आप नरेंद्र मोदी को संदेश भी लिख सकते हैं. इतना ही नहीं, आप नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके चलते फिरते अपने आईफोन, आईपैड एवं एंड्रॉइड पर भी उनसे सीधा संपर्क बना सकते हैं इस एक वेबसाइट के जरिए. लॉग ऑन करें www.narendramodi.in पर. हैप्पी कनेक्टिंग.